चलिए अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड मतलब क्या? फ्लूइड मतलब जो भी ऐसी चीज, जो भी ऐसा सब्सटेंस जो बह सकता है, विच कैन फ्लो, दैट इज नथिंग बट फ्लूइड। बराबर है कि नहीं? वाटर इज फ्लूइड, एनी काइंड ऑफ ऑयल इज फ्लूइड, केरोसिन इज फ्लूइड, इवन एयर, ये जो सराउंडिंग एयर है, सभी जो गैसेस है, गैसेस भी तो फ्लो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ऑल द गैसेस दे आर ऑल्सो फ्लूइड्स। तो इन फ्लूइड्स की काफी सारी प्रॉपर्टीज हमको इस यूनिट में देखनी है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, उसके बाद सरफेस टेंशन के ऊपर से सरफेस एनर्जी हो गई, है कि नहीं। उसके बाद कई सारे लॉज हमको यहां पे देखने हैं। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहला टर्म देखते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अज्यूम कर लो लिक्विड फ्लूइड, ठीक है ना। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, अभी प्रेशर, एक कोई तो भी लिक्विड कॉलम अज्यूम कर लो, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम मतलब मान के चलो ये लिक्विड है जो ग्रे कलर में दिखाया है, ठीक है ना। और वो सिलेंड्रिकल कोई तो भी ट्यूब में भरा है बोलो, या फिर ये सिलेंड्रिकल आकार का एक लिक्विड कॉलम है जिसकी हाइट है h, ठीक है। और इसका बेस का जो एरिया, बेस की जो रेडियस है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो मान के चलो r है। और ये जो लिक्विड है ना, ग्रे कलर से जो मैंने दिखाया है लिक्विड, अज्यूम कर लेते कि इस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो है रो। अज्यूम कर लो डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज रो। तो ऐसा अगर आप लिक्विड कॉलम कंसीडर करते हो, अभी देखो अपने आप तो लिक्विड ऐसे कॉलम में नहीं आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं भरा ही होगा, बराबर है कि नहीं, कोई तो भी ट्यूब में बोलो या फिर कहीं तो भी। तो ऐसा अगर जब आप लिक्विड कॉलम कंसीडर करते हो तो जाहिर सी बात है ये पूरे लिक्विड का वेट, ये पूरे लिक्विड का वेट कौन से सरफेस के ऊपर आ रहा है? ये बॉटम के सरफेस के ऊपर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वेट मतलब क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर है कि नहीं। तो ये वाले सरफेस के ऊपर इसका पूरा वेट आएगा, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। और आपको पता है कोई भी एरिया के ऊपर, मान के चलो ये कोई तो भी सरफेस है, इसके ऊपर आ रहा है फोर्स F, और इस सरफेस का एरिया मान के चलो A है, तो इसके ऊपर अगर फोर्स आता है F, नॉर्मल फोर्स F, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और इस सरफेस का एरिया अगर A है, तो हम लोग बोलते हैं ये वाले सरफेस के ऊपर प्रेशर आ रहा है। क्या है फॉर्मूला प्रेशर का? फोर्स पर यूनिट एरिया, है कि नहीं है। कोई भी सरफेस के ऊपर जब नॉर्मल फोर्स आएगा F, तो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज नथिंग बट प्रेशर, बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बॉटम का सरफेस है उसके ऊपर भी क्या आ रहा है? प्रेशर। किसकी वजह से आ रहा है प्रेशर? ये जो लिक्विड कॉलम का वेट है इसकी वजह से, है ना। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा आएगा, है ना। वेट मतलब क्या? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पूरा का पूरा इसका वेट जो है, पूरा का पूरा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, ये इस सरफेस के ऊपर आएगा। इसका मतलब ये वाले सरफेस के ऊपर क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा। तो चलो निकालते हैं कि कितना प्रेशर ये लिक्विड कॉलम एक्सर्ट करता है, कितने हाइट के नीचे? h हाइट के नीचे, मतलब ये वाले सरफेस पे, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी सबसे पहले एरिया लिख लेते, है ना। कौन से सरफेस पे प्रेशर निकाल रहे हैं आप लोग? ये वाले बॉटम के सरफेस पे, क्योंकि उसी सरफेस पे पूरा का पूरा वेट आ रहा है, ठीक है ना। वो चीज मान के चलो, ये जो पूरा लिक्विड का कॉलम है वो कहां पे फोर्स अप्लाई करेगा? ये वाले बॉटम के सरफेस पे, क्योंकि उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, बराबर है कि नहीं। तो ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर हम लोग प्रेशर निकाल रहे हैं। तो कितना होगा रे इसका एरिया? सर्कल है ये, ठीक है ना, सिलेंडर का बेस, इस सिलेंडर की रेडियस हमने r अज्यूम किए, तो एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल मतलब पाई r स्क्वायर, तो एरिया मिल जाएगा हमको पाई r स्क्वायर, बराबर है। चलो अभी फोर्स निकालते हैं, है ना। क्यों आ रहा है फोर्स ये वाले एरिया के ऊपर? अभी बताया मैंने, इसके वेट की वजह से। ये जो लिक्विड कॉलम का वेट है
उसकी वजह से ये फोर्स आ रहा है। वेट मतलब क्या? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो आपको पता है कितना होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या फिर वेट, दैट इज नथिंग बट m इंटू जी, बराबर है कि नहीं? कितना होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या फिर वेट, दैट इज नथिंग बट m इंटू जी, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर है कि नहीं? वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है, ठीक है। तो m इंटू जी, तो इस लिक्विड का, ये जो सिलेंड्रिकल लिक्विड है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल जो लिक्विड कॉलम है, उसका मास कैसे लिख सकते हैं, है ना। हमने अज्यूम किया कि इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। देखो, जब हम लोग लिक्विड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको मास कोई नहीं देगा न्यूमेरिकल में, है ना, आपको लिक्विड की डेंसिटी दी रहेगी, ठीक है। तो हमने अज्यूम किए कि इस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो है रो, ठीक है। तो डेंसिटी के ऊपर से मास कैसा लिख सकते हैं? याद करो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ तो। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कैसे लिख सकते हैं, है ना, मास कैसे लिख सकते हैं बताओ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं ऐसा। तो मास यहां पे अगर हम लोग देखो, फोर्स चाहिए था, फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू, फोर्स मतलब वेट, है ना, इसके ऊपर कितना फोर्स है वो निकाल रहे हैं हम लोग। फोर्स मतलब उसका फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मतलब उसका वेट, तो F इक्वल टू m इंटू जी। तो अभी ये मास को हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसा हो जाएगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। बताओ कितना होगा वॉल्यूम? सिलेंड्रिकल कॉलम है ना, स्टैंडर्ड कॉलम है, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मतलब, है ना, इसका कितना एरिया है बेस का? पाई आर स्क्वेयर इंटू हाइट, दैट इज h। या फिर सिलेंडर का वॉल्यूम आपको डायरेक्टली भी याद होगा, पाई आर स्क्वेयर h, है कि नहीं? तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वेयर h। तो मास कितना हो जाएगा? रो टाइम्स पाई आर स्क्वेयर h। तो फोर्स कितना हो जाएगा? रो टाइम्स पाई आर स्क्वेयर h। ये हो गया मास, और ये g जैसा का वैसा, ठीक है। तो उसके वेट की वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो लिखो ये फोर्स, रो इंटू पाई आर स्क्वेयर h, ये हो गया m इंटू जी, है ना, ये हो गया टोटल फोर्स। और कितना था एरिया? ये जो बेस का एरिया है कितना था? पाई आर स्क्वेयर। तो पाई पाई कैंसल, आर स्क्वेयर कैंसल, बराबर है। तो कितना बनेगा प्रेशर इस लिक्विड कॉलम की वजह से उसके बेस में? दैट इज रो एच जी। समझ में आया कैसा आया प्रेशर? सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हैविंग डेंसिटी रो, जिस लिक्विड की डेंसिटी है रो और जिस लिक्विड कॉलम का हाइट है h। तो उस लिक्विड कॉलम की वजह से उसके बेस के एरिया में, मतलब उसके बॉटम में कितना प्रेशर आएगा? उसके बॉटम में प्रेशर आएगा रो एच जी। रो मतलब डेंसिटी, h मतलब वो वाले लिक्विड कॉलम की हाइट, और g मतलब 9.8, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल फॉर्मूला, रो एच जी। रो मतलब डेंसिटी, h मतलब लिक्विड की हाइट, और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी यहां पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी है। ये जो लिक्विड कॉलम की वजह से उसके बेस में जो प्रेशर आया, उसका फॉर्मूला आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, 3 टर्म के ऊपर डिपेंड है। रो एच जी, जी तो खैर कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, तो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड है, बराबर से देखोगे तो, है ना, उस लिक्विड की डेंसिटी और उस लिक्विड की हाइट, कितने हाइट नीचे आप प्रेशर निकाल रहे हैं उस हाइट पे डिपेंड है, बराबर है कि नहीं। लेकिन कहीं पे भी इस फॉर्मूले में आर नहीं है, मतलब ये वाला रेडियस आर नहीं है। इसका मतलब ये मान के चलो मैंने ये इतना बड़ा लिक्विड का कॉलम लिया, इतना बड़ा लिक्विड का कॉलम लिया, चलो बहुत ही बड़ा है कि नहीं, इसकी भी हाइट मैंने h ली, अज्यूम करो सेम हाइट ली, और सेम लिक्विड लिया, इसकी भी डेंसिटी रो, इसकी भी डेंसिटी रो,
तो बताओ तो इसके बेस में कितना प्रेशर आएगा, इसके बेस में कितना प्रेशर आएगा, बताओ तो चलो कितना प्रेशर आएगा, सेम प्रेशर आएगा, बराबर है कि नहीं। रो सेम है, एच सेम है, जी कांस्टेंट है, तो इस लिक्विड कॉलम के लिए भी कितना प्रेशर आएगा, उसके बॉटम में सेम प्रेशर आएगा। मतलब ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है ये जनरल कोई भी लिक्विड के प्रेशर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसका ये इतना आर रेडियस ही होना चाहिए और इतनू सा लिक्विड कॉलम ही लेना चाहिए, नो। समुद्र का भी पानी लेते हो और उसके हाइट एच नीचे जाते हो तो सेम प्रेशर से आप निकाल सकते हो। ग्लास में भी पानी लेते हो और सेम एच हाइट नीचे जाते हो तो भी आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। क्यों? क्योंकि प्रेशर के फॉर्मूले में सिर्फ एच है, कितने हाइट नीचे आप जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना भी आप बड़ा लिक्विड ले लो, है ना, ये हो गया उसका लिक्विड का सरफेस, तो इसके h हाइट नीचे आए, मान के चलो h हाइट नीचे, तो यहां पे प्रेशर मिलेगा रो एच जी, बराबर है। मान के चलो ये इतने हाइट नीचे आ गए, ठीक है ना, अज्यूम करो ये H2 है, तो यहां पे प्रेशर मिलेगा रो H2G, बराबर है। जरूरी नहीं कि आप कौन सा भी लिक्विड लो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि बस ये इतू सा ही लिक्विड कॉलम लेना चाहिए करेंगे, बराबर है। तो ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है, it is the general formula to find out the pressure due to liquid at the height h below the surface, है ना। ये जो लिक्विड सरफेस से h हाइट नीचे आपको प्रेशर निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ऐसा क्यों, ये भी मैंने बताया, क्योंकि फॉर्मूले में आर वगैरह कुछ है ही नहीं, सिर्फ किस पे डिपेंड है प्रेशर, लिक्विड के डेंसिटी पे और उसके हाइट पे, ठीक है ना। तो लिक्विड की डेंसिटी तो सेम लिक्विड है तो डेंसिटी तो कॉमन रहेगी, ठीक है ना। तो जितने हाइट नीचे आते हो, मान के चलो ये इतनी हाइट है H1, तो यहां पे प्रेशर कितना है लिक्विड का वो देखना है, तो दैट इज रो H1G। और नीचे आते हो ये यहां पे कितना प्रेशर है लिक्विड का ये देखना है, तो रो H2G। बॉटम में देखना है तो बॉटम की हाइट जितनी भी होगी H3, रो H3G, ठीक है। तो रो Hg, दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रेशर एट हाइट h बिलो द सरफेस, है ना। तो इतना प्रेशर आएगा ये लिक्विड की वजह से, कितना, रो Hg, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये भी समझते हैं। नाम पता ही है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेयर हमारी सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर है, बराबर है कि नहीं। अभी एयर के मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहते हैं और एयर के मॉलिक्यूल्स का निग्लिजिबल वेट रहता, लेकिन पूरा सराउंडिंग जब देखोगे, है ना, एयर इज ऑल्सो द फ्लूइड, तो पूरे सराउंडिंग में अपना जो एयर है तो उसके मास की वजह से जो प्रेशर आता है ना, उसके वेट की वजह से, मास बोलो या फिर वेट की वजह से, ठीक है ना। ये जो हमारे सराउंडिंग में पूरा एयर है, तो ये सराउंडिंग एयर की वेट की वजह से जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर आता है ना, वेट मतलब क्या, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ये जो हमारे सराउंडिंग में कंप्लीट एयर है तो उसके वेट की वजह से जो सरफेसेस के ऊपर प्रेशर आता है ना, लिक्विड का सरफेस बोलो या फिर कोई भी चीज का सरफेस, है ना, उसके ऊपर जो प्रेशर आता है उसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिनोटेड बाय P0, ठीक है। तो एयर एक्सर्ट्स डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, है ना, एयर में वेट होता है, एंड द करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर है। करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलेंगे, प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ सराउंडिंग एयर, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर, ये तीनों के बीच का डिफरेंस आपको समझना है। एब्सोल्यूट मतलब सच में एब्सोल्यूट टोटल प्रेशर, है ना, कोई भी पॉइंट पे सब प्रेशर मिला के कितना आता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है ना। और गॉज प्रेशर किसको बोलते हैं, देखो द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, जो भी पॉइंट पे आप प्रेशर देख रहे हैं उस पॉइंट का एक्चुअल प्रेशर एब्सोल्यूट सभी प्रेशर्स मिला के जो मिला
वो हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। तो उस एब्सोल्यूट प्रेशर में से कौन सा प्रेशर माइनस किए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग गॉस प्रेशर। तो गॉस प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P माइनस P0। P मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर है ना, एक्चुअल कितना प्रेशर है वहां पे, माइनस एटमॉस्फेरिक कर दिए, तो वो जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गॉस प्रेशर। चलो यहां से अच्छे से समझेगा, ठीक है ना। मान के चलो ये लिक्विड लिया है हमने, है ना, कितना भी बड़ा रह सकता, कितना भी छोटा रह सकता, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये समुद्र भी कंसीडर करो या फिर ग्लास के ऊपर का वाटर सरफेस कंसीडर करो, आपकी मर्जी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि लिक्विड कितना भी बड़ा कंसीडर करो, प्रेशर का फॉर्मूला तो नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो ये जो लिक्विड का सरफेस है, इसके आजू बाजू में है सराउंडिंग, है कि नहीं, लिक्विड के सरफेस के ऊपर है एयर, एयर बोलो या फिर सराउंडिंग। तो ये एयर की वजह से जो एयर का जो वेट आएगा, ये जो सराउंडिंग एयर की वजह से जो वेट आएगा, उस वेट की वजह से जो प्रेशर आता है लिक्विड के सरफेस पे, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसके सरफेस पे जो ये प्रेशर आएगा, दिखाया मैंने, है ना, रेड कलर से, वो होगा मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो सरफेस पे ऑलरेडी कितना प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे ही आप इस लिक्विड सरफेस के नीचे चले जाते हो, कितने हाइट नीचे जाते हो, मान के चलो h हाइट नीचे जाते हो, तो ये जो लिक्विड है h हाइट तक का, ठीक है ना, तो ये लिक्विड की वजह से यहां पे प्रेशर आएगा, कितना आएगा प्रेशर, ये वाले लिक्विड के मास की, लिक्विड के वेट की वजह से, इसका फॉर्मूला हमने अभी निकाले, ठीक है ना। ये मान के चलो उस लिक्विड के सरफेस से h हाइट आप नीचे जा रहे हैं, तो ये जो लिक्विड है h हाइट तक का, है ना, इसके वेट की वजह से ये वाले पॉइंट पे प्रेशर आएगा। क्या है फॉर्मूला, रो एच जी, देखा था हमने अभी फॉर्मूला। आप कितना भी लिक्विड कंसीडर करो, है ना, चाहे छोटा सा लिक्विड कॉलम कंसीडर करो, चाहे कितना भी करो, ठीक है ना, लिक्विड के सरफेस के एच हाइट नीचे कितना प्रेशर होगा इस लिक्विड की वजह से, रो एच जी। तो देखो ये वाले पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना हो गया रे, टोटल प्रेशर कितना हो गया बताओ तो। मान के चलो आप हाथ में कोई तो भी चीज पकड़ के बैठे हो, कोई तो भी बॉक्स, है ना, और फिर से उसके ऊपर किसी ने दूसरा बॉक्स रख दिया, तो टोटल आपके हाथ के ऊपर कितना प्रेशर आएगा, पहले ही एक बॉक्स की वजह से प्रेशर था, फिर से किसी ने दूसरा और रख दिया ऊपर से, तो उसका भी वेट आएगा, मतलब उसकी वजह से भी प्रेशर बनेगा, बराबर है कि नहीं। तो देखो ना, ये वाले लिक्विड के कॉलम, ये वाले लिक्विड की वजह से प्रेशर आ रहा है ये वाले पॉइंट पे कितना, रो एच जी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ रहा है सरफेस के ऊपर कितना, P0। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये लिक्विड की वजह से का प्रेशर, तो दोनों मिल जाएंगे, बराबर है। तो कितना होगा इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर, कितना होगा, P0 प्लस रो एच जी। समझ में आया क्या, कैसे आया ये, P0 किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, और रो एच जी किसकी वजह से, वो जो लिक्विड की हाइट है उसकी वजह से, लिक्विड की वजह से। तो दोनों को मिलके टोटल प्रेशर पॉइंट P पे होगा P0 प्लस रो एच जी। तो ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो गॉस प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी, द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट गॉस प्रेशर। तो ये P0 को इधर लेके आ जाओ, P माइनस P0, तो क्या बचेगा, रो एच जी। तो इसको बोलेंगे हम लोग गॉस प्रेशर, ठीक है। तो गॉस प्रेशर क्या हो जाएगा, P माइनस P0, और उसका फॉर्मूला आएगा रो एच जी, ठीक है ना। तो रो एच जी ये एक्चुअल में गॉस प्रेशर है, ठीक है ना, गॉस प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, रो एच जी, मतलब लिक्विड की वजह से का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो है तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। एक लॉ देखते हैं, सिंपल सा लॉ है और काफी काम का लॉ है, प्रैक्टिकल लॉ है, जिसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ, पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। क्या बोलता है ये लॉ, देखो वेरी सिंपल, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड। अब ये एनक्लोज्ड फ्लूइड का मतलब क्या होता है वो पहले समझो। एनक्लोज्ड फ्लूइड मतलब पूरी तरह से आइसोलेटेड किया हुआ फ्लूइड,
है ना। मतलब जो फ्लूइड अंदर से बाहर नहीं आ सकता, बाहर से हवा भी अंदर नहीं जा सकती, है ना, पूरी तरह से उसको एनक्लोज कर दिया है। मान के चलो ये वाले किसी ट्यूब के अंदर हमने फ्लूइड भर दिया, कोई तो भी फ्लूइड भर दिया, है ना। जैसे इंजन के अंदर ग्रीस होता है, इंजन के अंदर ऑयल होता है, ठीक है ना, उसको बाहर आने के लिए रास्ता मिलता है क्या? टू व्हीलर के इंजन में हम लोग ऑयल भरते हैं, तो वो ऑयल इंजन के अंदर ही अंदर रहता है, उसको बाहर आने का रास्ता मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये जो फ्लूइड एनक्लोज्ड है, मतलब बाहर से कोई अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग एनक्लोज्ड फ्लूइड। तो क्या बोलता है ये लॉ? द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and same at every point of the fluid and also on the walls of the container। मतलब अगर आपके पास enclosed fluid है और उसके कौन से तो भी पॉइंट पे आपने प्रेशर अप्लाई कर दिए, तो वो सेम प्रेशर वो वाले फ्लूइड में हर जगह पे ट्रांसमिट हो जाएगा, सेम प्रेशर। और उतना ही प्रेशर जिस कंटेनर के अंदर आपने फ्लूइड को भरा है उसके सरफेस के ऊपर भी उतना ही प्रेशर आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा है, अज्यूम कर लो इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा है और ये पूरा कंटेनर पूरा एनक्लोज है ना, बाहर से कोई नहीं आ सकता, उधर कुछ नहीं जा सकता। और कुछ तो भी करके आपने ये वाले पॉइंट पे जो है, ये वाले पॉइंट पे कैसे तो भी करके यहां पे आपने प्रेशर अप्लाई किए, है ना। कितने का प्रेशर अप्लाई किए? मान के चलो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर अप्लाई किए, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ये लिक्विड के या फिर ये फ्लूइड के हर जगह पे ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब यहां पे भी 10 मिलेगा, यहां पे भी 10 मिलेगा, यहां पे भी 10 मिलेगा, यहां पे भी 10 मिलेगा। आपने कहां पे अप्लाई किए थे? ये पॉइंट पे अप्लाई किए थे, लेकिन हर जगह पे वो जो फ्लूइड जहां जहां पे है ना, किसी भी आकार का रहने दो, वो ये वाला जो कंटेनर है वो कोई भी आकार का रहने दो, जहां जहां पे ये फ्लूइड है वहां पे कितना प्रेशर पहुंचेगा? 10 10 10, है ना। और ये जो कंटेनर है जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा है उसके वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर आएगा अंदर से, है ना। ये अंदर से प्रेशर आएगा इसके वॉल्स के ऊपर जिसके अंदर वो फ्लूइड भरा है, और वो भी कितना होगा? 10 10 10 10। मतलब आपने एक ही पॉइंट पे अप्लाई किए, लेकिन क्या हुआ? हर जगह पे वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। और जिसके अंदर वो फ्लूइड भरा था उसके वॉल्स के ऊपर से भी अंदर से उतना ही प्रेशर आया, ठीक है। सो दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज इक्वली ट्रांसमिटेड and same at every point of the fluid and also on the walls of the container, है ना। हर जगह पे सेम रहता है, सिमिलरली वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी उतना ही आता है ना। चलो इसका एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, अज्यूम कर लो, सिंपल सा इलस्ट्रेशन है ना। ये देखो ये जो ग्रे कलर से है ये कुछ तो भी फ्लूइड है, ठीक है ना, कुछ तो भी फ्लूइड भरा है और ये एनक्लोज्ड फ्लूइड है, देखो, है ना। बाहर जाने के लिए रास्ता है क्या उसके पास? कुछ नहीं है, ठीक है ना। और यहां पे 4 रास्ते बनाए हुए हैं, ये है पिस्टन्स, अज्यूम करो ये है पिस्टन्स। पिस्टन्स मतलब ये ऐसे ऊपर नीचे मूव हो सकते हैं, है ना, ये भी ऊपर नीचे मूव हो सकता है लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर भरा है लिक्विड, सॉरी फ्लूइड, है ना। लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती, बोल नहीं सकते। फ्लूइड मतलब जो चीज बह सकती है, लिक्विड बोलो गैस बोलो सभी को फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड भरा है अंदर और ये 4 पिस्टन्स लगाए हुए हैं और चारों पिस्टन्स के देखो यहां पे जो इस पिस्टन का एरिया है, ठीक है ना, पिस्टन समझता ना, ऐसे बॉटल के अंदर जो डाला हुआ रहता है ना, बॉटल से हवा नहीं जानी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए, तो हम लोग ढक्कन लगाने की जगह मान के चलो कुछ तो भी ऐसा लगा देंगे, हवा तो आनी नहीं चाहिए और वो हम लोग ऊपर नीचे मूव कर सकेंगे, तो उसको बोलेंगे पिस्टन, ठीक है। तो ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखो ये पिस्टन का एरिया है A, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पिस्टन का एरिया है 2A, ये पिस्टन का एरिया है 3A, लाइक दिस। तो चलो अभी पास्कल लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये एनक्लोज्ड फ्लूइड है, इस फ्लूइड को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो मान के चलो ये वाले पिस्टन पे, है ना, जिस पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन है A, वहां पे आपने अप्लाई कर दिया फोर्स F बाहर से, इस पिस्टन को आपने फोर्स F के साथ
अंदर दबा दिया, ये अंदर दबा दिया इसको, ठीक है ना। उस पिस्टन को ऊपर से कितना फोर्स लगा के अंदर दबा दिया, F फोर्स लगा के, ठीक है। मतलब यहां पे आपने कितना प्रेशर लगाए, है ना, फ्लूइड के ये वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर लगाए। क्या है प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना एरिया था इस पिस्टन का, स्मॉल ए। मतलब आपने फ्लूइड के ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए पे कितना प्रेशर लगाए, F बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। F क्या है, कितने फोर्स के साथ आपने उसको दबाए, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट ए पे कितना प्रेशर अप्लाई किया आपने, F बाय स्मॉल ए। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ ये सेम प्रेशर, है ना, आपने तो अप्लाई किए पॉइंट ए पे, लेकिन ये सेम प्रेशर हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, पॉइंट बी पे भी, पॉइंट बी पे भी सेम प्रेशर आएगा, पॉइंट सी पे भी सेम प्रेशर आएगा, पॉइंट डी पे भी सेम प्रेशर आएगा, यहां पे भी सेम प्रेशर आएगा, यहां पे भी सेम प्रेशर आएगा। बराबर है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बराबर है कि नहीं। तो ये जो सेम प्रेशर है ये हर जगह पे आएगा, है ना। तो कितना प्रेशर अप्लाई किए थे आपने यहां पे, पॉइंट ए पे F बाय स्मॉल ए। तो पॉइंट बी पे भी, पॉइंट बी पे भी, है ना, अंदर से कितना प्रेशर आएगा, F बाय ए, है ना। तो अभी पॉइंट बी पे भी सेम प्रेशर आएगा, बराबर है। तो ये जो पिस्टन्स है ये मूव हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब आप इस पिस्टन को ऐसे अंदर दबाओगे तो ये वाला पिस्टन बाहर निकलेगा, ये वाला भी बाहर निकलेगा, ये वाला भी बाहर निकलेगा, तीनों बाहर निकलेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप इस पिस्टन को अंदर दबाते हो तो उस प्रेशर की वजह से सेम प्रेशर सभी के अंदर आने लगेगा, है ना, सभी के ऊपर सेम प्रेशर आएगा अंदर से, और उसके कारण ये भी पिस्टन बाहर की तरफ आएगा, ये भी पिस्टन बाहर की तरफ आएगा, और ये भी पिस्टन बाहर की तरफ आएगा। समझ में आया, कितने प्रेशर के साथ, सेम प्रेशर के साथ। ये अगर P है तो सेम प्रेशर के साथ ये पिस्टन बाहर आएगा, सेम प्रेशर के साथ ये भी पिस्टन बाहर आएगा, सेम प्रेशर के साथ ये भी पिस्टन बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि पास्कल लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर हर जगह पे सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर है। तो तीनों पिस्टन्स बाहर आ जाएंगे सेम प्रेशर के साथ। तो देखो क्या मजा होती है यहां पे, देखो, है ना, यहां पे आपने प्रेशर P अप्लाई किया था, कितना अप्लाई किया था, फोर्स F अप्लाई किया था, और इसका क्रॉस सेक्शन था A। तो सेम प्रेशर यहां पे भी आ जाएगा अंदर से, है ना। ये पिस्टन आपने अंदर दबाए थे, तो बाकी सभी जो पिस्टन है, बाकी तीनों, वो अंदर से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अंदर से प्रेशर आएगा ना फ्लूइड के ऊपर, ठीक। तो इसके ऊपर भी अंदर से प्रेशर आएगा, कितना, सेम जितना यहां पे अप्लाई किए। तो कितना अप्लाई किए थे, F बाई ए। तो सेम प्रेशर पॉइंट बी पे भी होगा, कितना, F बाई ए। लेकिन पॉइंट बी पे अज्यूम करो ये पिस्टन फोर्स F2 के साथ बाहर आ रहा है, अज्यूम करो, ठीक है ना। अज्यूम करो कि पॉइंट बी पे जो पिस्टन है वो कितने फोर्स के साथ बाहर आ रहा है, अज्यूम करो F2 के साथ। तो पॉइंट बी का प्रेशर, पॉइंट बी का प्रेशर नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से कैसा लिख सकता हूं मैं, F2 अपॉन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, 2a, बराबर है। तो अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन लगाता हूं पॉइंट बी पे, बी के पिस्टन के लिए, तो कितना प्रेशर लिख सकूंगा मैं, F2 बाई 2a। लेकिन पास्कल लॉ से मुझको पता है कि पॉइंट बी पे भी कितना प्रेशर है, F बाई ए। F मतलब जो A पे फोर्स अप्लाई किया था वो वाला, है ना। तो चलो दोनों को इक्वेट करो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये पास्कल लॉ के हिसाब से है, ये तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से। तो चलो दोनों को इक्वेट करो, ठीक है ना। F बाई ए इक्वल टू F2 अपॉन 2a हो जाएगा ऐसे, ए कैंसल, तो इसके ऊपर से मिलेगा मुझको F2 इक्वल टू 2 टाइम्स F। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो ये बहुत ही काम की चीज मिल रही है, बहुत ही काम की चीज मिल रही है। मतलब आपने यहां पे फोर्स लगाए थे F,
लेकिन इधर फोर्स मिला 2 टाइम्स एफ, मतलब यहां पे आपने फोर्स लगाए थे 10 न्यूटन, तो इधर आपको फोर्स मिला 20 न्यूटन, डबल हो गया, डबल हो गया, डबल, है ना। आपने तो 10 न्यूटन ही लगाए थे, क्यों डबल हो गया, है ना। देखो पास्कल लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर सेम है, फोर्स कितना भी हो सकता है ना। तो आपने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे डबल रखे, तो यहां पे फोर्स कितना हो गया, डबल। सिमिलरली यहां पे अगर फोर्स निकालेंगे, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3a है, वहां पे तो तुम्हारा फोर्स ट्रिपल हो जाएगा, है ना। मतलब फोर्स 10 न्यूटन लगाए थे, यहां पे फोर्स मिलेगा 30 न्यूटन। मतलब ये पास्कल लॉ बहुत ही काम की चीज है। कम फोर्स को, छोटे से फोर्स को बड़े फोर्स में तब्दील करने के लिए ये पास्कल लॉ काफी काम में आ सकता है, बराबर है कि नहीं, है ना। देखो ना, आपने 10 न्यूटन ही अप्लाई किया था, लेकिन कितना मिला, डबल मिला, 20 न्यूटन, है ना। क्यों, क्योंकि आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे डबल रखे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा रखोगे उतना आपको फोर्स ज्यादा मिलते जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ही काम का है ना। देखो अपने प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स, जो लिफ्ट्स वगैरह होती है, बड़े बड़े कंटेनर्स को उठाती है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स बोलते जिनको, है ना। उन लिफ्ट्स को चलाने वाला आदमी क्या करता है, पैर में एक्सीलेटर दबाता है ना। उसके पैर में छोटा सा ही एक्सीलेटर रहता है, लेकिन वो एक्सीलेटर दबाने के बाद उधर तो बड़ा सा कंटेनर उठा लेते हैं। तो कैसे कैसे, ये इस प्रकार से होता है, देखो, है ना। ये यहां से फोर्स अप्लाई करोगे आप, है ना, ये तो छोटा सा उसके उसके इसमें लगा रहेगा, पैर में लगा रहेगा, ठीक है ना। तो कितना फोर्स करेंगे, मान के चलो F1 फोर्स अप्लाई किया उसने, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है S1, मतलब कितना प्रेशर अप्लाई किया आपने, P1 इक्वल टू F1 अपॉन S1, इतना फोर्स अप्लाई किया आपने, है ना, जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है ना। और वहां पे हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या किया रहता है ना, उसके एक्सीलेटर से, ये उसके पैर में रहता है एक्सीलेटर, ठीक है ना, उसके एक्सीलेटर से उधर जो दूसरी लिफ्ट करने वाली असेंबली है, जो वजन को उठाने वाली असेंबली है, वो सभी में क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, एनक्लोज्ड फ्लूइड, है ना। देखो ना, ये पूरा फ्लूइड है, देखो 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 देखो, यहां से छोटी सी जगह से गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, है ये एनक्लोज्ड फ्लूइड, है कि नहीं, एनक्लोज्ड फ्लूइड, बराबर। इस फ्लूइड को बाहर जाने का रास्ता नहीं है, एनक्लोज्ड फ्लूइड है ना। मतलब यहां पे पास्कल लॉ अप्लाई होगा, तो जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर हर जगह पे होगा, मतलब ये वाले एरिया के ऊपर भी सेम प्रेशर होगा, बराबर है। और जैसा मैंने अभी बताया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जितना बड़ा लोगे, ठीक है ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा लोगे उतना बड़ा यहां पे फोर्स मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, जैसे मैंने अभी बताया था, है ना। यहां, है ना, दोनों का प्रेशर सेम, ठीक है, कितना था, F1 बाय S1, ये था तुम्हारा पहला प्रेशर, तो ये सेम प्रेशर यहां पे भी मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन सेम प्रेशर जब यहां पे मिलेगा, तो जैसे हमने अभी देखा कि जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, डबल लिए तो ये फोर्स डबल मिला था, ट्रिपल लिए तो ये फोर्स ट्रिपल मिला था। तो जितना बड़ा एरिया लेते जाएंगे उतना बड़ा फोर्स मिलते जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है तुम्हारे हाइड्रोलिक लिफ्ट में, है ना। दबाते तो है पैर से हम लोग एक्सीलेटर ही, लेकिन अंदर क्या चीज रहती है, अंदर ये ऐसी असेंबली रहती है, अंदर रहता है एनक्लोज्ड फ्लूइड, है ना। तो आप जो फोर्स लगाते हो, मान के चलो 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो ये इधर 1000 न्यूटन तक हो सकता है, क्यों, इसकी वजह से, पास्कल लॉ की वजह से, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया। या फिर इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ट्रक के वगैरह ब्रेक्स जो हो गए, वो भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स रहते, वहां पे भी सेम सिस्टम है, ठीक है। तो ये वाले पेज नंबर्स बराबर देख लेना।